Hello and welcome students of class 11th to Ujjwal's biology classes. As we all know that we are going through the chapter 4th, that is animal kingdom as the biology NCERT book. So in that we had already dealt about how the classification of animal kingdom has been done. Today we will be discussing about the brief points when we are going through the phylum. So first we will be taking, that is our invertebrates, or which can be extended in the non-chordates. Okay, so our first phylum for today which we have to learn is that about the phylum Porifera. So let's begin. So here Porifera means, first of all we have to understand, Porifera is the word which means pore-bearing animals. So porous means the pore and fere means to bear. So they are all consisting of pore-bearing animals, and what will be the use of the pores we will be coming to know in the later slides. Next, this phylum Porifera consists of about 5,000 species, and it has been evolved around, as you can see, it has been evolved around 600 million years ago. Now, some basic characteristic feature about Porifera we have to learn, that is they are commonly known as sponges. ठीक है, काफी बार इस पॉइंट से आपको नीट के अंदर क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि पॉरीफेरंस को हम लोग कॉमनली किस नाम से जाने जाते हैं ना. दे आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस. दे आर वेरी सिंपल. सी, जब भी हम लोग कुछ, इससे पहले हम लोग प्लांट किंगडम की बात किए थे, और प्लांट किंगडम के अंदर हम लोग सबसे पहले शुरुआत किए थे जो डिवीजन से, दैट वाज योर थैलोफाइट्स. ठीक, और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी हम लोग, चाहे वो प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करें, चाहे हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच वी आर डीलिंग इज जनरली द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल क्लासिफिकेशन तो है ही, साथ साथ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी होता है. ठीक, नाउ आपके दिमाग में सवाल आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनेटिक. तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस इन द सेकंड चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जहां पे सारे के सारे हमें जो कॉमन पॉइंट्स है वो तो आएगा ही आएगा, साथ साथ हमारे पास एक ऐसा स्टडी होगा वेयर वी विल गेट टू नो अबाउट द एवोल्यूशन, कि किसके बाद इवॉल्व होके क्या न्यू स्पीशीज बना. ठीक, सो उसके हिसाब से वी हैव टू फॉलो द पैटर्न. हमें याद नहीं आ रहा है और हम लोग ब्रायोफाइटा को पहले लिख के और उसके बाद थैलोफाइटा को लिख दिए, सो एंटायर क्लासिफिकेशन विल बी गेटिंग रॉन्ग. एंड व्हाई सो? बिकॉज द फर्स्ट प्लांट ऑर्गेनिजम्स विच केम ऑन अर्थ, दैट वाज योर थैलोफाइट्स. उसके बाद उससे कुछ आपके एवोल्यूशन हुआ था, कुछ एडेड एडवांटेजेस मिले थे, तब वो हुआ था ब्रायोफाइट्स, और धीरे 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 एंजियोस्पर्म्स तक होता गया. ठीक, सो आप देखो एक कॉमन पॉइंट दोनों में ही है. जब प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करें, एंड व्हाई ओनली प्लांट क्लासिफिकेशन, जब हम लोग याद करिए प्रोटिस्टा के भी हम लोग बात कर रहे थे, इन द प्रोटिस्टा के आपके किंगडम, वहां पर भी जो पहला आपका शुरू हुआ था, दैट इज, याद आ रहा है किसी को, Chrysophytes, which consist of the diatoms, the desmids, they were all aquatic in nature. प्लांट के अंदर आ जाओ, प्लांट के अंदर शुरू हुआ था थैलोफाइट, दैट इज योर एल्गी. ठीक, उसके अंदर भी सारे के सारे एक्वेटिक इन नेचर. और सिमिलरली जब हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर आ जाते हैं, और एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग शुरू करते हैं विद पोरीफेरा. सो पोरीफेरा भी आपका एक्वेटिक इन नेचर होगा. तो जिससे हमें एक चीज याद आ रहा है, आप लोग सारे के सारे अभी क्लास 11th में आए हो, क्लास 10th में देयर वाज अ चैप्टर एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और उस एवोल्यूशन के अंदर आप लोग पढ़े थे कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ. ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहां पे हुआ था? ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था इनसाइड वाटर. तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो कोई भी मैं टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन करूं, बीट प्लांट, बीट एनिमल, बीट प्रोटिस्टा, सबके अंदर देखो जो पहला शुरुआती आपका ऑर्गेनिज्म है, दैट इज purely aquatic in nature. So these, the poriferans, are the सबसे simplest organism है. They are all multicellular and with cellular differentiation only. मतलब ये जो organisms है ये सिर्फ और सिर्फ they are made up of combination of cells,
यहां पर सेल्स जुड़ के टिश्यूज नहीं बनेंगे। मतलब हमारा जो एक सवाल आ जाता है कि इसके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट विल बी प्योरली सेल्यूलर, वेयर ईच एंड एवरी सेल विल बी फंक्शनिंग ऑल द डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी हैज अ नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स। ये जो पोर की बात किए थे यहां पर उसी पोर्स की बात कर रहे हैं। दे आर वेरी वेरी माइन्यूट पोर्स और इस पोर्स को हम लोग नाम देते हैं ऑस्टिया। क्लियर है? चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं सो यहां पर वी विल बी सीइंग दैट देयर आर माइन्यूट नंबर ऑफ सेल्स और ये सारे सेल्स मिलके एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। ये बीच में मैं तीन तीन जोड़ी में सेल्स करके मैं छोड़ क्यों दे रहा हूं? बिकॉज यहां पर अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं, सपोज दिस इज योर स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द सेंट्रल ओपनिंग ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो दीज विल बी कंसिडर्ड एज द, अगर सिंगुलर बोलूंगा तो ऑस्टियम, अगर प्लूरल की बात करता हूं दोनों को मिला के, देन दे विल बी कंसिडर्ड टू बी एज द ऑस्टिया। क्लियर है? ठीक। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट सेल्स। तो हमें यहां पर जो लिखा हुआ है सेल्यूलर डिफरेंशिएशन ओनली, तो ये सेल्यूलर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ना, एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड ऑल द सेल्स इंटीग्रेट टुगेदर टू डू इंडिविजुअल वर्क। ठीक है? कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जहां पर ये सेल्स जुड़ के और टिश्यू लेवल बनाएगा। समझ में आया सबको? क्लियर? अब बाकी जाने से पहले, क्योंकि मैं यहां पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप समझ लो दे आर जनरली फिक्स्ड ओवर अ सरफेस बिकॉज दे आर प्योरली एक्वेटिक। ये जो पॉरीफेरा है दे आर प्योरली एक्वेटिक इन नेचर, तो ऑब्वियसली दे विल बी फाउंड फिक्स्ड टू आइदर द सी बेड और द रिवर बेड। ठीक? ये मेरीन प्लस आपके फ्रेश वाटर दोनों में ही आपके पाए जाता है, बट जनरली दे आर रिमेनिंग फिक्स्ड टू सर्टेन सब्सटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो जैसे ही आपका इसके अंदर, तो ऑब्वियसली यहां पे आपके पानी आ रहा है, all the water and everything is entering through this minute pores, which pores are known as the ostia, मैंने पहले ही बताया। और ये अंदर आके इसके बॉडी के अंदर ये जो कैविटी नजर आ रहा है हमें, ये पूरा का पूरा, जैसे मान के चलो अगर मैं एक घड़ा ड्रॉ करता हूं, ठीक? क्लियर? सो इस घड़े के अंदर सपोज करो कुछ आपके पोर्स ले लिया मैंने। क्लियर? सो इस पोर्स के अंदर यहां पर पानी आ रहा है यहां से, तो ये जो कैविटी होगा, इस कैविटी को हम लोग नाम दे देंगे स्पॉन्जोसील। क्या नाम दे देंगे इस कैविटी का? सो दिस कैविटी विल बी नोइंग एज द स्पॉन्जोसील। सी सील, ये जो शब्द है, ये शब्द का मतलब क्या है? कैविटी। और ये कैविटी किसके अंदर है? दिस कैविटी इज इनसाइड द स्पॉन्जेस। पहले ही हम लोग बताए थे कि पॉरीफेरा को हम लोग कॉमनली क्या नाम देते हैं? स्पॉन्जेस। ठीक? सो द कैविटी, दिस इज नॉट अ ट्रू कैविटी, क्योंकि आपको याद होगा कैविटी या सीलोम अगर होना चाहिए तो द ऑर्गेनिज्म शुड बी ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, और हम लोग ये सबसे शुरुआती तौर पे पढ़ रहे हैं, तो यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक या 3 germ layers विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक? सो यहां पर जो आपका बॉडी कैविटी होगा, दिस बॉडी कैविटी विल बी अ बेसिक बॉडी कैविटी। यहां पे कोई ऑर्गन्स वगैरह फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक? सो जिसको हम लोग स्पॉन्जोसील बोलेंगे। तो वही सेम चीज, यहां से आपका पानी एंटर कर रहा है, और जब पानी एंट्री कर रहा है तो इससे आपका फूड प्लस ऑक्सीजन, बाकी जितने भी आपके रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे पानी क्या कर रहा है? वाटर इज लेटिंग ऑल दिस सब्सटेंसेस इनसाइड द स्पॉन्जोसील। क्लियर? यहां पर हर एक सेल्स जो आपके लाइनिंग में हमें दिख रहा है, ये सारे के सारे इस पानी से
क्या कर रहा है? यही मिनरल्स, यही फूड, यही ऑक्सीजन दे आर टेकिंग इनसाइड, एंड इन रिटर्न दे आर रिलीजिंग द वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल इसी पानी के अंदर ही ये आपका उसको छोड़ दे रहा है. क्लियर? सो ऑब्वियसली ये पानी कहीं से निकलेगा. ओपनिंग कहां से है? ये पोर से सिर्फ एंटर हो सकता है, यहां से एग्जिट नहीं हो सकता है. क्लियर है? ठीक. सारे जो पानी आपके स्पॉन्जोसील के अंदर आया, अब यही चीज करते करते थ्रू द सेंट्रल ओपनिंग दिस वाटर, सो यहां से जो पानी निकला, इस पानी के अंदर क्या होगा? इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वेस्ट मटेरियल्स. ठीक. क्लियर है? और ये जो सेंट्रल ओपनिंग है, ये जो सेंट्रल ओपनिंग है, इस सेंट्रल ओपनिंग को ही हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्क्यूलम. समझ में आया? फटाफट देख लीजिए एक बार. मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो ये स्पॉन्जेस है, दे आर ओनली मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब उसके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं. ठीक. और इस सेल्स के बीचों बीच आपके माइन्यूट स्पोर्स होते हैं. उस स्पोर्स को हम लोग नाम देते हैं, अगर सिंगल होगा तो ऑस्टियम, और अगर प्लूरल होगा तो ऑस्टिया. क्लियर? ठीक. सो ऑल द वाटर विल बी एंटरिंग इनसाइड द हॉलो कैविटी. हॉलो कैविटी का क्या नाम दिए? स्पॉन्जोसील. ठीक. तो जैसे ही पानी एंट्री कर रहा है, पानी अपने साथ फूड, वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज लेके एंट्री कर रहा है. एंड व्हेन इट इज मूविंग अलोंग एंड कमिंग आउटसाइड, आउटसाइड किससे ओपन होगा? थ्रू द सेंट्रल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड द ऑस्क्यूलम. क्लियर है? तो जैसे ही पानी आपका इस ऑस्क्यूलम से बाहर आएगा, इट विल बी कैरिंग विद इट ऑल द नेसेसरी वेस्ट मटेरियल. समझ में आया यहां तक? ठीक. अब अगेन वी विल नाउ गेटिंग बैक इनटू आवर स्लाइड. So, as we have discussed, the body has a number of microscopic pores, which is generally called ostia on the other surface. The sponges have a cavity called the spongiocoel. We have already discussed this. मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया हूं कि spongiocoel किसको कहेंगे. ठीक. और यही आपका हो जाएगा. The spongiocoel will be having a large opening, जिस ओपनिंग को हम लोग नाम दे देंगे ऑस्क्यूलम. समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ अदर आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. दे आर जनरली मेरीन. मोस्टली आपके ये मेरीन होते हैं. एक दो आपके स्पीशीज ऐसे भी है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाएगा. बाकी सारे के सारे आपके ज्यादातर समुद्र के अंदर मिलते हैं. दैट इज इन द ब्रैकिश वाटर और द मेरीन वाटर, खारे पानी के अंदर. एंड दे आर ऑल एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल मतलब कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, आई रिपीट, प्लेन बोला है मैंने, लाइन नहीं, बिकॉज दीज आर ऑल एनिमल्स विच कंसिस्ट ऑफ अ वॉल्यूम. क्लियर? और जब वॉल्यूम का सरफेस है कोई, तो उसको अगर हमें अलग करना है इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, तो वी विल बी रिक्वायरिंग अ प्लेन एंड नॉट अ लाइन. तो यहां पे मैं लाइन ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम लोग एक प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे. तो दे आर ऑल एसिमेट्रिकल. ये पॉइंट हमें याद रखना है. They have a water canal transport system. Now what is this water canal? Water canal यहां पे हम लोग समझते हैं कि जो आपका फूड जो एंट्री किया या वाटर जो एंट्री कर रहा है थ्रू द ऑस्टिया, दे मूव थ्रू द स्पॉन्जोसील एंड दे आर मूविंग आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम. ऐसा जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम लोग नाम देंगे वाटर कैनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कैनल का क्या होता है? एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है. तो यहां पे इनलेट कहां से होगा? ऑस्टिया. आउटलेट कहां से होगा? थ्रू द ऑस्क्यूलम. सो देयरफॉर इट इज नोन एज द वाटर कैनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. और एक आ गया आपके पास, इनके जो बॉडी है, बिकॉज देखो सारे सेल्स एक दूसरे के ऊपर आपका रह रहा है. अब कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सेल्स को अच्छी तरह पकड़ के रखेगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेशन ऑफ द शेप नहीं होगा, वो आपके डिटैच हो जाएंगे. ठीक. सो उसके शेप को बरकरार रखने के लिए दिस हैव अ स्केलेटन विच आर मेड अप ऑफ माइन्यूट स्पिक्यूल्स. और जो फाइबर्स यहां पे इंपॉर्टेंट है, दिस फाइबर्स आर कॉल्ड द स्पॉन्जिन फाइबर्स. सॉरी, ओके.
नेक्स्ट, दे आर ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का मतलब क्या है यहां पर? हर्माफ्रोडाइट मतलब दे आर ऑल बाइसेक्सुअल एनिमल्स, मतलब वैसे टाइप ऑफ एनिमल्स जिसके अंदर बोथ द सेक्स, द मेल एंड द फीमेल आर प्रेजेंट इन वन एनिमल, उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है जनरली, एंड दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ fragmentation. Why same, the body part will be getting fragmented and such that each small fragment will be growing into a new organism. The sexual mode of reproduction obviously होता है इसके अंदर, और sexual mode of reproduction अगर होगा तो that will be by the help of gamete formation. इसके अंदर internal fertilization होता है, और internal fertilization होके जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट। याद करो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या था? न ऐसे टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स अ स्टेज, जिस स्टेज को हम लोग बोलते हैं लार्वल स्टेज। क्लियर है? जहां पर उस पर्टिकुलर लार्वा जो होगा उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉडी डिजाइन देख के हम लोग बिल्कुल भी नहीं बात कर सकते हैं कि दिस लार्वा विल बी ग्रोइंग अप इनटू दिस एडल्ट। ठीक है? जैसे इन द केस ऑफ बटरफ्लाई, हम लोग आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। क्लियर है? अब कुछ ऐसे टाइप ऑफ आपके जो नॉर्मल हमें एग्जांपल्स देखना है, सो ये हो जाएगा आपका एक सैक लाइक स्पॉन्ज विच विल बी नोन एज द साइकॉन। इसको हम लोग सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखिए काफी सारे माइन्यूट पोर्स यहां पे नजर आ रहा है। दीज पोर्स आर योर ऑस्टिया, और सबके अंदर ये जो सेंट्रल ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज द ऑस्क्यूलम। सो अगर मैं एक ब्रांच स्पॉन्ज की बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका स्पॉन्जिला, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज ये भी नीट के अंदर काफी बार पूछे गए हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियर? सो ये जो ब्रांच स्पॉन्जिला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर। क्लियर? नेक्स्ट we will be talking about the bath sponge, जिसको यूस्पॉन्जिया का नाम भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पॉरीफेरा तो हमारा हो गया, सो वी नाउ एंटर इनटू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द सीलेंटेराटा। देखो यहां पर जो भी आपके टर्मिनोलॉजी होगा वो हो सकता है बहुत ही डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी होता है, बट आप अगर उस टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपके स्पेलिंग्स भी याद रह जाएंगे, और साथ साथ आप उस स्ट्रक्चर को भूलोगे भी नहीं। क्लियर? सो यहां पर क्या है? सीलेंटेराटा। क्लियर? चलिए फर्स्ट देखते हैं। सीलेंटेरेट्स भी आपके सारे के सारे दे आर एक्वेटिक, और ये भी ज्यादातर आते हैं कहां पर? इन द मेरीन एनवायरमेंट। नेक्स्ट, पिछले हम लोग देखे थे कि दे कंसिस्ट अबाउट 5000 स्पीशीज जो पॉरीफेरंस थे। यहां पर कम से कम नहीं तो 9500 स्पीशीज हमें मिलते हैं इन द सीलेंटेरेट्स। टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर्स पाया जाएगा, बाहर बाहर होगा एक्टोडर्म और अंदर अंदर हो जाएगा एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच जो लेयर होगा एक ट्रांजिशन लेयर बाय विच इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग सेक्शंस of the ecto and the endo. That overlapping layer will be called as the mesoglia. Clear? ठीक है? So mesoglia layer इसके अंदर present होगा। There will be obviously, अगर आपका डिप्लोब्लास्टिक है तो सीलोम या बॉडी कैविटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्लियर? और अगर सीलोम नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गन फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि पॉरीफेरंस तो थे हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट अगर मैं सीलेंटेरेट्स की बात करता हूं, दे हैव अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो जब पास करता है फ्रॉम द सेंटर तो वो आपका एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह सिमेट्री बना देता है। मतलब मोर देन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर हाफ्स व्हेन पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है? ये हमारा हो जाएगा रेडियली सिमेट्रिकल, और इसके अंदर भी एक सिंगल गैस्ट्रोवास्कुलर बॉडी होगा।
क्लियर? जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? सीलेंटेरॉन। और इस गैस्ट्रोवास्कुलर बॉडी के वजह से ही द नेम ऑफ द फाइलम कम्स, दैट इज योर सीलेंटेराटा। समझ में आया है या ऊपर से जा रहा है? अगर कोई भी डाउट रहता है तो एट द एंड ऑफ दिस मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी उसके अंदर रहेगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत लगता है, एंड फॉर डिटेल्ड नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो अगर मैं बात करता हूं, सॉरी, तो यहां पर देखो, जैसे हम लोग उसके अंदर देखे थे अबाउट द सिंगल ओपनिंग जो आपका था, विच हम लोग जिसको बोल रहे थे ऑस्क्यूलम, यहां पर भी एक सिंगल ओपनिंग और माउथ जिसको हम लोग नाम देंगे, और यहां पर इसका हम लोग नाम देंगे हाइपोस्टोम। यहां पर क्या नाम दे देंगे इसको? हाइपोस्टोम। और ये हाइपोस्टोम विल बी वेरी मच एसेंशियल फॉर द इंजेशन ऑफ फूड एंड द ईजेशन ऑफ फूड। अब ये इसके बॉडी के अंदर कई सारे टेंटिकल्स होते हैं, और वो टेंटिकल्स क्या हेल्प करता है? आपका लोकोमोशन करवाने में हेल्प करेगा, प्रे को पकड़ने में हेल्प करेगा, शिकार दैट इज योर प्रे को पकड़ने में हेल्प करेगा। ठीक? और एक चीज बोलना चाहता हूं यहां पर कि ये जो आपके सिलेंटेरेट्स है, इसके बॉडी होगा दो टाइप के। आइदर दे विल बी इन द मेड्यूसा स्टेज, और मेड्यूसा स्टेज को हम लोग कैसे पकड़ेंगे? द मेड्यूसा स्टेज हो जाएगा एक अम्ब्रेला टाइप, या इसको कभी कभार बेल शेप भी बोला जाता है। क्लियर है? सो अगर यह आपका अम्ब्रेला शेप या बेल शेप का होगा तो दैट स्टेज विल बी नोइंग एज द मेड्यूसा स्टेज। ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, मेड्यूसा स्टेज के अंदर वही अम्ब्रेला शेप करके है। यहां पर ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल बी जनरली नेमिंग एज द टेंटकल्स। और ये टेंटिकल्स का क्या काम है? दे हेल्पिंग इन फॉर लोकोमोशन एज वेल एज फॉर कैचिंग द प्रे। नेक्स्ट, ये जो माउथ है, मैंने बोला था एक सेंट्रल ओपनिंग है, तो यहां पर कोई ओपनिंग नहीं है, सो एक सेंट्रल ओपनिंग होगा, दैट इज द माउथ। और इस माउथ को ही मैं दूसरा क्या नाम देता हूं? वी नेम इट एज द हाइपोस्टोम। क्लियर है? सो अगर अम्ब्रेला शेप होगा तो मेड्यूसा, अगर यही चीज आपके, सो यहां पर ऐसे करके आपके इसका टेंटिकल्स रहेगा, अगर यही चीज मैं एक सिलेंडर की तरह बिहेव कर दूंगा, सो एक फ्लावर वास की तरह आपका बिहेव कर रहा है, तो ये स्टेज हो जाएगा मेरा द पॉलिप स्टेज। और याद रखना पड़ेगा, मेड्यूसा स्टेज जो होगा, दिस विल बी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग ना करके हम लोग इसको फ्री स्विमिंग बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? दे कैन फ्रीली स्विम इन द वाटर बॉडी। वेरएज अगर मैं पॉलिप स्टेज की बात करूं, पॉलिप स्टेज विल बी सेसाइल। आगे स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, दे आर सेसाइल और दे आर फिक्स्ड इन ऑन द सरफेस ऑफ द सी बेड। क्लियर है? समझ में आया? तो पॉलिप जो कि आपका सेसाइल होगा, फिक्स्ड होगा, और जो आपके मेड्यूसा होगा, दे विल बी फ्री स्विमिंग। डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं मेड्यूसा का, तो मेड्यूसा का जो माउथ होगा या ओपनिंग होगा वो नीचे की तरफ होगा, और जो टेंटिकल्स होंगे वो टेंटिकल्स डाउनवर्ड होगा। इसके उल्टा अगर मैं बात करूं पॉलिप स्टेज के, उसके अंदर जो टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल्स होंगे अपवर्ड, और माउथ हो जाएगा, ये यहां पे माउथ डाउनवर्ड था और इसका माउथ अपवर्ड हो गया। तो देखो, इसका माउथ ये वाला, और इसका जो हाइपोस्टोम है फॉर द पॉलिप वन, वो ये वाला हो गया। दीज आर योर द सेम टेंटिकल्स लाइनिंग। क्लियर? डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज द आउटर एक्टोडर्म एपिडर्मिस। क्लियर? और द इनर एंडोडर्म। और बीच का जो लेयर है, ये जो लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड द मेसोग्लिया, जो मैंने बोला था। और इसके अंदर जो ये कैविटी है, ये कैविटी को हम लोग नाम देते हैं द गैस्ट्रोडर्मिस। क्लियर है? और इनके अंदर जो ये हॉलो स्पेस है, इस हॉलो स्पेस को हम लोग नाम दे देते हैं सीलेंटेरॉन। दे हैव दिस गैस्ट्रोवास्कुलर बॉडी
which is also known as the coelenteron. Clear है? समझ में आया? तो moving on to the next slide, we will be having the characteristic features. कैसे ना? वही it exhibits जो मैंने अभी डिस्कस किया. They will be in the either polyp or in the medusa. So here comes the polyp, जो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप कई बार से जानते हो कि यस, आपका जो हाइड्रा होता है उस हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग. ठीक. सो यहां पे हमें देखने को भी मिल रहा है कि दिस इज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर. यह आपका हो जाएगा द टेंटिकल्स एंड द हाइपोस्टोम विल बी ऑन द सरफेस. एंड ये जो स्ट्रक्चर अलग से निकल के आ रहा है, दिस इज द बड ऑफ द हाइड्रा. क्लियर? आप बडिंग याद करो. एन आउटग्रोथ ऑफ सेल्स अटैच टू द पेरेंट बॉडी which grows, and after some time it detaches from the parent's body and it आपके attaches to the ground to form a new organism. Clear है? ठीक. So they will be the sessile or the fixed. They cannot move. If I talk about the medusa, best example हमारे सामने हो जाएगा Aurelia, which is commonly known as the jellyfish. Clear? यहां पर भी देखो नीचे की तरफ आपके tentacles है and the body have umbrella shaped. इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो umbrella shape या bell shaped हो जाएंगे. तो हमारे पास दो आ गया. एक that is your polyp and medusa. Next, ये जो polyps है, मैंने बोला sessile है, so they remain fixed to the rocks. They are cylindrical in shape with stalk and they have tentacles facing upwards. इनके अंदर जो tentacles होंगे they will be facing upwards. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाइड्रा होगा या जो पॉलिप होगा, they will be showing the asexual reproduction. तो पॉलिप्स हमारे पास क्या हो गया? They are the asexual stage. और ठीक इसके ऑपोजिट, if I talk about the medusa are the free floating which swim under the water. मेड्यूसा जो होगा, मेड्यूसा will be freely swimming inside the water. They are bell shaped or umbrella shaped with the tentacles facing downwards. इनके जो tentacles है वो हमें दिखाई दे रहा है, they are facing downwards. तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? It is called the sexual stage. Clear? अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, reproduce asexually by budding. किसके अंदर? Polyp और सेक्सुअली बाय गैमेट्स इन द मेड्यूसा स्टेज. समझ में आया? अब ये पॉइंट हमारा जो लास्ट आ गया, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सम एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मतलब अगर मैं यहां पे नाम दे दूं पॉलिप और यहां पर नाम दे दूं मेड्यूसा, पॉलिप क्या करेगा? They will be reproducing asexually. और ये asexually reproduce करके they will be altering to form the medusa, whereas the medusa will be undergoing sexual reproduction and they will be forming to form the polyp-like structure. ज्यादा घबराओ मत, ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है. जैसे प्लांट्स के अंदर सब में होता है, वैसा ही एक प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेट्स के अंदर आपके दिखाई देता है. क्लियर? इसमें क्या है? पॉलिप जो हम लोग बात कर रहे थे, द फिक्स्ड स्ट्रक्चर, पॉलिप विल बी एसेक्सुअली चेंजिंग इटसेल्फ इनटू द मेड्यूसा स्टेज. और मेड्यूसा जो होगा, दैट इज योर अम्ब्रेला शेप जो होगा, विच इज द फ्री स्विमिंग बॉडी, दे विल बी रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली टू फॉर्म द पॉलिप स्टेज. ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है, इसी स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम देते हैं मेटाजेनेसिस. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो व्हाट डू यू मीन बाय मेटाजेनेसिस? इट इज अ फेनोमेना इन विच ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, मतलब कभी सेक्सुअल तो कभी एसेक्सुअल. और ये किनके बीच होता है? पॉलिप चेंजिंग इनटू मेड्यूसा, मेड्यूसा चेंजिंग इनटू द पॉलिप. क्लियर है? और इसी को ही हम लोग नाम देते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर मैं सिलेंट्रेट्स के अब
सीधा सीधा एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाऊंगा तो देखो यहां पर भी हाइड्रा हम लोग पढ़े थे, इट वॉज अ पॉलिप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट योर एग्जाम्पल हो जाएगा सी एनीमोन, जहां पे कोरल्स होता है, जो आपके ओशंस, जनरली मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके ओशन बेड होता है, देखना कभी कभार नेशनल ज्योग्राफिक या जो आपके डिस्कवरी चैनल्स है वहां पर जब डाइवर्स को दिखाया जाता है कि दे आर गोइंग अंडर वाटर, ठीक। सो बिल्कुल द सी बेड और द ओशन बेड के अंदर बहुत सारे कलरफुल आपके मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, क्लियर। वो प्लांट्स नहीं होता है जनरली, दे आर द एनिमल्स, दे बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, क्लियर है। उसके अंदर आपका एक तो हो जाएगा ये सी एनीमोन, क्लियर। अगर क्लास 12 के अंदर मैं बात करूं तो यू हैव अ वेरी काइंड ऑफ एसोसिएशन विथ अ क्लाउन फिश, जो आपका रहेगा बिटवीन द टेंटिकल्स ऑफ द सी एनीमोन। क्या करेगा ना, क्लाउन फिश आता है और आके वो शेल्टर ले लेता है सी एनीमोन के, ये जो हाइपोस्टोम है आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वो क्लाउन फिश अटैच होके बैठ जाता है। मतलब इट इज गेटिंग अ शेल्टर, दिस सी एनीमोन इज प्रोवाइडिंग अ शेल्टर टू द क्लाउन फिश, क्लियर। और वो क्लाउन फिश क्या करता है, उसको खाने के लिए जो शिकार आता है उससे ये सी एनीमोन उसको, क्लाउन फिश को बचाता है। मतलब द क्लाउन फिश इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द सी एनीमोन, क्लियर है। ये एक आपका एसोसिएशन हो जाएगा जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसको हम लोग पोर्चुगीज वॉर मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, और इसको भी हम लोग नाम देंगे द फाइसेलिया। फाइसेलिया क्यों, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ मेड्यूसा स्ट्रक्चर, देखो अम्ब्रेला शेप विथ ऑल द टेंटिकल्स, क्लियर है। एंड योर कोरल्स, यू हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, कि जहां पे आपके स्ट्रेचेस किलोमीटर टू किलोमीटर, आपके जो स्ट्रेच ऑफ द सी बेड है वहां पर आपके कोरल्स पाया जाता है अंडर द सी वाटर, अंडर द सी बेड, क्लियर। सो वहां पर आपके दिस मैड्रीपोरा, which is also known as the sea corals, they are of various coloration due to the different kind of pigments which is present in their body। और ये आपके जो structures है, ये organisms है, they make the underwater very very beautiful environment, clear। और कहीं कहीं ये भी आपके एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बन जाते हैं, जहां से आपके आदमी इनको देखने के लिए करोड़ों को रुपए खर्च करके वो नीचे जाके दिस कोरल्स का ब्यूटी लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग टीनोफोरा की बात करेंगे, दिस इज द लास्ट विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, वी विल बी टेकिंग ऑल द अदर इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। तो टीनोफोरा देख लेते हैं। टीनोफोरा एक बहुत ही आपका छोटा फाइलम होगा, क्लियर। सबसे पहले देख लेते हैं टीने। टीने का मतलब होता है कोम्ब या कंगी, और फोरस मतलब वही टू बियर, सो दे विल बी बियरिंग कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, बहुत ही छोटा आपका फाइलम है, बिकॉज इट ओनली कंटेन्स 90 to 100 स्पीशीज ओनली, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द मेरीन एनवायरमेंट। इसको कहां पर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इसको मिलेगा समुंदर के पानी के अंदर। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज, मैंने तो पहले ही बता दिया था, कोम्ब, सो इसको कोम्ब जेलीज भी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द जेली, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसके जो बॉडी हम लोग जब बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देयर बॉडी इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, क्लियर है। सो उसके आप बाहर से उसके चारों बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें वो सब कुछ दिखाई देता है, क्लियर है। और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जेली के जैसा ये ऑर्गेनिजम्स का बॉडी स्ट्रक्चर होता है। सो आइदर दे आर नोन एज द कॉम्ब जेलीज और दे आर नोन एज द सी वॉलनट्स। टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बोला था, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, नन ऑफ द स्पीशीज, कितने 90 to 100 स्पीशीज, एक भी आपके फ्रेश वाटर के अंदर नहीं पाया जाएगा। दे आर ऑल एक्वेटिक एंड एक्सक्लूसिवली मेरीन, ठीक है। दे ऑल्सो एग्जिबिट रेडियली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका भी जो आपका सिमेट्री है, ये कोई भी आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर कैन बी डिवाइडिंग इट इनटू मोर देन 2 halves। तो यहां पर भी आपके रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे।
They are diploblastic in nature, consisting of the two germinal layers, that is the outer ectoderm and the inner endoderm. और इनके अंदर भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. बॉडी हैज 8 एक्सटर्नल रोज. अब अगर थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, बॉडी हैज 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स. ये जो बॉडी हम लोग दिख रहा है यहां पर, आपके एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक डायग्राम भी दिया हुआ है. यहां पर ये जो पोर्शंस है, ऐसे करके टोटल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके सीलिएटेड ऐसे करके कॉम्प्लेट्स पाया जाता है. द पिक्चर इज नॉट वेरी वेल विजिबल, यहां पे थोड़ा सा फटने का भी डर लगता है, बट आप याद कर लो, ऐसे करके आपके कुछ कॉम्प्लेट्स होते हैं, जिसके वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स. और सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स कितना होगा? 8 इन नंबर. क्लियर? दे विल बी पोजेसिंग, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, दीज आर द टेंटकल्स. इसको क्या नाम देंगे हम लोग? 2 लॉन्ग टेंटकल्स होगा यहां पर, और ये सारे हो जाएंगे मेरे कॉम्ब प्लेट्स. ये हो जाएगा कॉम्ब प्लेट्स. ठीक है, क्लियर? यहां पर इसके कुछ फेरिंग्स वाला पोर्शन रहता है, और एक साइड हो जाएगा इसका माउथ, एंड द अदर एंड विल बी द एनस. ठीक है, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ 2 ओपनिंग्स. One will be serving for the ingestion and the other will be serving as the egestion of food. Clear? ठीक? और obviously आप देख सकते हो, because spherical object है, तो obviously कोई भी आपका plane इसको डिवाइड कर सकता है 2 इक्वल हाफ्स में. तो इसीलिए हम लोग इसको रेडियली सिमेट्रिकल का नाम दे सकते हैं. देखो, more than 2 can divide it into 2 equal halves passing through the center. Hence we can say this radially symmetrical animals. Clear है? Next, अगर हम लोग बात करते हैं, we will be getting into the next, that is the sexes are not separate. Sexes are not separate का मतलब ही होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर both the sexes, that is your male and the female, आपका पाया जा सकता है इसके अंदर. क्लियर है? सो दे आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट हम लोग बोल सकते हैं. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली, आई रिपीट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ होगा बाय सेक्सुअल मीन्स. क्लियर? इसके अंदर कोई भी तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट होगा, वगैरह वगैरह. तो ओनली रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल मीन्स के हिसाब से. फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा. क्लियर? मतलब इन द आपका एक्सटर्नल का मीडियम क्या होगा? वाटर. बट जो डेवलपमेंट होगा वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ लार्वल स्टेज. क्लियर? कुछ आपके देखो यहां पर बहुत अच्छी तरह एक दूसरा प्रॉपर्टी है. दिस इज योर टीनोप्लाना. पिछले हम लोग देखे थे अबाउट द प्लियोब्रैकिया. टीनोप्लाना के अंदर आपको और अच्छी तरह दिखाई देगा अबाउट द जो 8 कॉम्ब सीलिएटेड प्लेट्स की बात कर रहे थे, वो 8 कॉम्ब सीलिएटेड प्लेट्स आपको बहुत अच्छी तरह यहां पर नजर आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 आप दिख रहे हो. ये वाला जो पोर्शन है, एक इधर वहां, ये ठीक. सो ऐसे करके आपके टोटल 8 कॉम्प्लेट्स इसके अंदर होते हैं. दे हैव अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग नाम देंगे bioluminescence. And what do we mean by bioluminescence? Now they emit light of their own. ये जिस पानी के अंदर रहेगा, इसके पास ऐसे कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिस पिगमेंट से दे कैन एमिट देयर ओन लाइट. क्लियर है? तो उस वातावरण को भी पूरा कलरफुल
हो जाता है। क्लियर है? सो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ बायोलुमिनिसेंस। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो यहां पर हमारा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा, दैट इज योर द बायोलुमिनिसेंस, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जब जाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है? अब आपको ये जो मैंने 3 फाइलम आज पढ़ाया है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉरीफेरा टू द सिलेंटेराटा एंड योर द टीनोफोरा, ये 3 को सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, उसके बाद जो नोट्स मैंने दिया है वहां से पढ़ना है आपको अच्छी तरह, और हर एक पॉइंट को मेमोराइज करना है समझ के। ठीक? सिर्फ अगर रटने जाओगे तो एक साइड से रटोगे और दूसरे साइड से आप भूलने लगोगे। तो यू हैव टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यू हैव टू डिवाइड मोर एंड मोर टाइम फॉर दैट। क्लियर? ठीक? तो कहीं पर भी अगर दिक्कत होता है, जैसे ही आपका शुरू मतलब खत्म होगा वीडियो, my number and my WhatsApp number and my email ID will be flashing out over here. In case of any kind of doubt or notes, you can easily contact me. Till then, thank you.